एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। चलिए इसी अच्छे विचार के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा गौरव पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 6 प्राचीन राज्य व्यवस्था के सभी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। दिया गया है सही कथन के आगे सही का एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर में दिया गया है महाजनपद 3 प्रकार के होते थे। ये गलत कथन है। महाजनपद 2 प्रकार के होते थे, गणराज्य एवं राजतंत्र। अतः इस कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। ख नंबर में दिया गया है उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था। बिल्कुल सही कथन है। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था, जबकि कृषि का महत्व बढ़ गया था। अतः इस कथन के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। आगे ग नंबर में दिया गया है 4 आश्रमों का विवरण सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है, जो कि सही कथन है, इसलिए इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। घ नंबर में दिया गया है उत्तर भारत 14 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। समस्त भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। चूँकि यह गलत कथन है, इसलिए इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। 2 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। आपका पहला प्रश्न है राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों आयोजित करता था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा अपनी साम्राज्य सीमा के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ आयोजित करता था। ख नंबर का प्रश्न है कुरु जनपद में कितने जन शामिल थे? उनके नाम लिखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कुरु जनपद में 2 जन शामिल थे। उनके नाम थे पुरु एवं भरत। ग नंबर का प्रश्न है महाजनपद काल में राजा किन लोगों से कर वसूल करता था? और इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है महाजनपद काल में राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। फसलों की उपज का लगभग 1/6वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। कृषि कर को भाग कहा जाता था। पशुपालक, शिकारियों, व्यापारियों, कारीगरों से कर वसूला जाता था। लोहार, बुनकर, बढ़ई, सुनार को उपकर के रूप में राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था। घ नंबर का प्रश्न है गणों की सभाओं में समाज का कौन सा वर्ग भाग नहीं ले सकता था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है गणों की सभाओं में स्त्रियां, दास एवं कर्मकार को भाग लेने का अधिकार नहीं था। आइए चर्चा करें। तीसरे नंबर का प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व क्यों बढ़ गया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम तथा कृषि का महत्व अधिक हो गया था। इसके 3 कारण थे। पहला, इसका प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग था। लोहे के प्रयोग से कृषि में व्यापक बदलाव आया। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे कठोर जमीन आसानी से जोती जाने लगी। दूसरा, खेती रोपण विधि से शुरू हुई, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पोत तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगे। तीसरा, सिंचाई के साधन के रूप में तालाब एवं कुओं के साथ नहरों का उपयोग भी होने लगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। उपजाई जाने वाली फसलों में जौ, चावल, गन्ना,
सरसों आदि प्रमुख थे। चौथे नंबर का प्रश्न है, आज के गणराज्य से वज्जी कैसे भिन्न था? इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। वज्जी गणराज्य की शासन व्यवस्था को संघ या गण कहा जाता था, जबकि आज की गणराज्य शासन व्यवस्था को सरकार कहा जाता है। दूसरा, वज्जी गणराज्य में कई शासक होते थे, जबकि आज की गणराज्य में एक ही राजा या शासक होता है। तीसरा है, सभी शासक सभा में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए शासन की नीति तय करते थे, अर्थात कोई एक व्यक्ति अंतिम निर्णय नहीं ले सकता था। निर्णय में सभी की सहमति या रजामंदी जरूरी थी, जबकि आज की शासन व्यवस्था में राजा यानी शासक अन्य मंत्रियों से सलाह लेते हैं, परंतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजा के पास ही होता है। निर्णय में सभी की सहमति या रजामंदी जरूरी नहीं। चौथा है, वज्जी गणराज्य में गणों या संघों की सभाओं में स्त्रियां, दास एवं कर्मकार को भाग लेने का अधिकार नहीं था, जबकि आज की शासन व्यवस्था में सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त है। अतः सरकार की सभाओं में सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। 5वें नंबर का प्रश्न है, मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों बन गया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है, मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके कई कारण थे। पहला, यह गंगा बेसिन में स्थित था, जहाँ गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती थी। ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी, जिससे राजा को अधिक आय होती थी। दूसरा, मगध का एक हिस्सा हाथियों की बहुलता वाले जंगलों से भरा था। इसमें छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था। हाथियों को सेना में शामिल किया जाता था। लकड़ियों से घर, रथ और गाड़ियां बनाई जाती थी। तीसरा, मगध का शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के पीछे झारखंड के लौह अयस्क के भंडार का महत्वपूर्ण योगदान था। लोहे से मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे। चौथा है, मगध का अन्य क्षेत्रों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध था, जो उसकी आर्थिक समृद्धि में सहायक था। आइए करके देखें। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत का राजनीतिक मानचित्र बनाइए एवं उसमें झारखंड राज्य को दर्शाइए। इसके लिए सबसे पहले आप भारत का मानचित्र बनाएंगे। आपको मालूम है, भारत के मानचित्र के मध्य में मध्य प्रदेश है, जिसके ऊपर नेपाल से सटा हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बगल में नेपाल से ही सटा एक और राज्य है बिहार, और बिहार के ठीक नीचे है आपका झारखंड। इस प्रकार आप झारखंड राज्य को दर्शा सकते हैं। आपका 7वां प्रश्न है, विश्व के 5 गणतंत्री देशों की सूची तैयार कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। विश्व के 5 गणतंत्री देशों के नाम निम्नलिखित है। यहाँ पर 14 देशों के नाम दिया गया है। आप इनमें से 5 देशों को अपने इच्छानुसार लिख सकते हैं। समझने के लिए मैंने एशियाई देशों को पहले लिखा है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, इराक। आप आगे भी इस तरह से लिख सकते हैं, इटली, उत्तर कोरिया, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। आप अपनी सुविधा के अनुसार अन्य गणतंत्रीय देशों के नाम भी लिख सकते हैं।